वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आगे के 5 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से 35। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हाइपरट्राइकोसिस के बारे में है, सेकंड क्वेश्चन में आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, थर्ड क्वेश्चन में आपका 3 एज सिस्टम जो स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज था, ये सब है। 34 क्वेश्चन में आपका आहार कल्चर के बारे में पूछ रहा है। और जो 35 क्वेश्चन ये चालकोलिथिक कल्चर में, जो आपका 35 है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको वैसे रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा वीडियो 1.25 या 1.5 में देखिए, ताकि आप थोड़ा उसको जल्दी कैचअप करें। मैं जनरली नॉर्मल थोड़ा स्लो स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन ए मैन विद हाइपरट्राइकोसिस मैरीज ए नॉर्मल वुमन, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव हेयरी ईयर्स। ठीक है। तो हाइपरट्राइकोसिस होता क्या है? हाइपरट्राइकोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाए ओवर बॉडी में। इट कैन बी आइदर एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और इट कैन बी ऑल्सो ऑटोसोमल। ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक्स लिंक जैसे कि एक मेल फीमेल होते हैं। मेल में जनरली आपका एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में यानी कि जो आपकी मदर होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वहाँ से जैसे जो गैमेट बनते हैं, एक्स गैमेट बनता है, यहाँ से वाई गैमेट बनेगा और यहाँ से दोनों ही एक्स एक्स गैमेट बनते हैं। यहाँ से प्रोजनी जो क्रिएट होती है एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स 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 एक्स, ये पॉसिबिलिटी रहती है। यानी कि आपके 50% चांस होते हैं कि आपके डॉटर डॉटर होती है और 50% चांस होते हैं आपके सन पैदा होते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑटोसोमल है, वो तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो हेयरी ईयर्स है, इसके बारे में आपको बताओ। जो हेयरी ईयर होता है ना हाइपरट्राइकोसिस की कंडीशन, उसमें वाई लिंक्ड ही होता है ना, तभी आपके हेयर ईयर्स होंगे। अगर एक्स लिंक्ड है तो आपका ओवरऑल हेयर ही ग्रोथ होते हैं नॉर्मल बॉडी पे नॉर्मल, लेकिन जो ईयर वाला पोर्शन होता है वो सिर्फ वाई लिंक्ड क्रोमोसोम से ही होगा। तो अगर देखो वाई लिंक्ड क्रोमोसोम है और आपके सन में जाएगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि डॉटर के पास तो वाई लिंक्ड क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो अगर क्योंकि जो है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल वुमेन है, यानी कि उसकी नॉर्मल कंडीशन है, और जो आपका वाई लिंक्ड है ये मेल के थ्रू सन में आएगा, तो यहाँ पे 100% चांसेस रहेंगे कि कल को सन को हेयरी ईयर वाला जो बेटा पैदा होगा। इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरट्राइकोसिस है। हेयरी सन वाला पैदा होने के चांसेस आपके 100% है। यही कल को अगर आपसे पूछ लेता कि ये एक्स लिंक्ड है और मेल आपके एक्स लिंक्ड में है, तो मेल में फिर क्या हो जाता कि क्योंकि डॉटर में फिर ये ना कल को डॉटर में जाएगा फिर ये, तो यहाँ पे डॉटर के में वहाँ पे 50% चांस हो जाएंगे ना। ठीक है। अगर नॉर्मल वुमेन है, अगर ये आपकी एक्स लिंक डिजीज़ है और अफेक्टेड फीमेल है, यहाँ पे जो नॉर्मल वुमेन की जाए अफेक्टेड फीमेल होता तो क्या होता? अफेक्टेड फीमेल में क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो ये सिर्फ कल को अपने जो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगी, इसके सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूशन है, तो 50% चांस ही बनते हैं ये पास ऑन होने के। ठीक है ना। और ये जो इसी के लिए सेम एक टर्म होती है जो सिर्फ फीमेल के लिए जो होती है ना, उसको बोलते हैं हायरसुटिज़म। सेम कंडीशन है, फीमेल पे ज़्यादा ग्रोथ होती है, वो हायरसुटिज़म, ये टर्म ही रिजर्व होती है फीमेल्स के लिए। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स चेन टर्मिनेटर्स, डीजेनरेट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स लोकाई और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? ये आपका क्या होता है कि एक एम्पलीफाई करने की प्रोसेस है कि आपके जो वी एन टी आर होते हैं ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, इनको एम्पलीफाई करने की। कि क्योंकि जनरली क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट हमें बहुत कम ही सैम्पल बॉडी का अवेलेबल होते हैं, उसमें क्या करते हैं तो उन टेंडेंस को हम रिपीट करके काफ़ी ग्रो करते हैं, उनके एम्पलीफिकेशन करते हैं, ताकि एक इनफ डाटा हो सके, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ किस पर्सन का डीएनए है। आपका ये क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। अच्छा, ये चेन टर्मिनेटर्स होते हैं, ये इनको सेंगर सीक्वेंसेस भी बोलते हैं।
ठीक है, सिंगल सीक्वेंसिंग। इसमें क्या होता है, आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उनका एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, डीएनए पॉलीमरेज। और इसमें क्या होता है कि जो आपका ये होता है ना कि डी डी एन टी होता है, जो डी डी एन टी पीज होते हैं, ये होते हैं डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, मॉडिफाइड डी डी एन टीज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आपके जो डीएनए का सेगमेंट होता है ना, एक इसका जैसे कि डीएनए चेन होती है, आपने देखा होगा, ये डबल हेलिक्स मॉडल भी बड़ा होगा, उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट को ले लेते हैं, उस फ्रेगमेंट को डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से और साथ में इसका इन ये जो डी डी एन टी पीज हैं इनको इनकॉर्पोरेट करके उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और ये फिर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये जनरली चेन टर्मिनेटर्स, जैसे आपको नाम से पता हो कि ये एंड में ही यूज़ होते हैं। और इसको जो फर्स्ट टाइम ये जब यूज़ किया था इस मेथड को, ये था डॉक्टर फ्रेडरिक सेंगोर। ठीक है ना, इसी के नाम पे सेंगर, इन्हीं के नाम पे ये नाम भी पड़ गया था, डॉक्टर फ्रेडरिक सेंगर के नाम से ये आपका वो मेथड भी है। ठीक है, अच्छा, जो आपका ये डीजेनरेट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे कि एक मिक्सचर ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें कि क्या होता है कि आपके जो नॉन प्रोटीन सीक्वेंस होती है, क्या होती है आपकी नॉन प्रोटीन सीक्वेंस होती है, इसमें क्या होता है कि ये चीज़, इस चीज़ को फिर से रेप्लिकेट करने के लिए जितनी भी ये सारी इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम फिर से सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, इसकी जितनी भी पॉसिबल कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उसको जनरेट करते हैं हम फ्रॉम डिजेनरेसी ऑफ योर जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस समझे ना। चेन टर्मिनेटर्स क्या होते हैं कि जिनका यूज़ होता है कि आपका एक डीएनए सीक्वेंस में एंड को वो बनाने के लिए कि हाँ एक एंड ट्रिगर हो जाए, वहाँ पे आपका चेन टर्मिनेटर्स को यूज़ करते हैं। डीजेनरेट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है कि आपके पास एक नॉन प्रोटीन सीक्वेंस है ऑलरेडी, उसमें आपको जो हर एक पॉसिबल आउटकम ऑफ इसका कोडिंग सीक्वेंस उस चीज़ के लिए यूज़ करना है। जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट लोकाई है वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्वॉल्व होता है। कि इसमें क्या होता है कि आपके पास अननोन सैंपल है, फिर आप वहाँ से डीएनए सीक्वेंस की कंप्लीट चेन को क्रिएट करोगे और फिर उसको आपके रेफरेंस सैंपल से मैच करके देखो। एक ये जो आपका है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें क्या होता है कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जनरली हाई नंबर ऑफ कॉपी सेल्स होते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस इसमें ज़्यादा होती है और हाई म्यूटेशन रेट भी होती है। ये वही अपना पावर हाउस की तरह काम करते हैं, मतलब मिनी डीएनए सैंपल जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा होती है तो ये जनरली वेरिएशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33। हु प्रूव द वैलिडिटी ऑफ 3H सिस्टम यूजिंग स्ट्रेटिग्राफी। आपकी फर्स्ट चॉइस है JJA वॉर्से, फिर है CJ थॉम्सन, ये फिर है आपका गोल्डन चाइल्ड, और फिर है ये आपके फ्रैंकोस बोर्ड्स। ठीक है, तो इसका आपका आंसर बनेगा ये JJA वॉर्से। इन्होंने क्या किया था, अच्छा जो ये है ना, पहले इसको जो स्ट्रेटिग्राफी होती है, स्ट्रेटी होता है जैसे कि आपका स्ट्रेटा कोई रॉक, मतलब रॉक की लेयर्स की जब हम स्टडी करते हैं ना, उसकी लेयरिंग को स्टडी करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कहाँ पे वो रॉक एग्जिस्ट करती थी, और उसका जब हम डिस्क्रिप्शन कंप्लीट बना लेते हैं और उस चीज़ को बोलते हैं आपका कि स्ट्रेटिग्राफी होती है। अब जैसे जो है ना CJ थॉम्सन, इन्होंने ये 3H सिस्टम को डेवलप किया था। CJ थॉम्सन आपका डेवलप
द 3H सिस्टम। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको वैलिडिटीफाई किसने किया था, कि उसको वैलिडिटी किसने दी थी यूजिंग स्टैटिग्राफी, मतलब एक साइंटिफिक एविडेंस जो प्रोवाइड करा। तो इसका आंसर है फिर ये जे और से। अगर खाली ये हो जाता कि डेवलप किसने किया था, फिर आंसर हो जाता आपका थॉमसन, है ना। 3H सिस्टम में आपका स्टोन एज आता है, ब्रोंज एज आता है और आयरन एज आता है। ये दोनों ही अपने डेनिश, ठीक है, डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं दोनों। ये जो इन्होंने वैलिडेट किया था ये आपका 1843 में किया था। जो आपका ये गोल्डन चाइल्ड है ये आपके ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ये आपका यूरोपियन प्री हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है इनकी, यूरोपियन प्री हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है इनकी। कुछ पब्लिकेशंस हैं, द प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, द प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये 1956 की है, ये 1958 की है। एक इन्होंने लिखा था ब्रोंज एज, एक इन्होंने लिखी थी आपका मैन मेक्स हिमसेल्फ। मतलब ये काफ़ी सारी लिखी थी, इनमें ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसमें से आपको जो ब्रोंज एज और मैन मेक्स हिमसेल्फ, ये प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटी और शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, ये चारों आपको याद होनी चाहिए कि ये गोल्डन चाइल्ड की जो पब्लिकेशंस थी इनमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, और यूरोपियन प्री हिस्ट्री में इनकी स्पेशलाइजेशन थी। जो आपके फ्रैंकोइस बोर्ड हैं, जो ये आपके फ्रैंकोइस बोर्ड हैं, इनका पेन नेम जो होता था वो होता था फ्रैंकोइस कॉर्सेक, फ्रांसिस कॉर्सेक। इस ये इनका पेन नेम, मतलब इस नाम से अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करते थे। ये जनरली आपका प्री हिस्ट्री, उसके साथ साथ कोई जैसे साइंस फिक्शन हो गया उसके ऊपर भी काफ़ी राइटिंग्स हैं इनकी, जिस पे बाद में मूवी बन जाती थी। वैसे ये आपके पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टिपिकल आहार वेयर। आहार जैसे कि आपको पता है ना कि किसको बोलते हैं, जैसे खाना वाना खाना, तो जिसको खाना पानी ये सब आता है ना, आहार मतलब भोजन, ये उसको बोलते हैं कि टिपिकल आहार वेयर जो है, वेयर मतलब बर्तन, इज़ आहार कल्चर में जो वहाँ के बर्तन थे वो कैसे होते थे। ये जैसे कि ब्लैक एंड रेड वेयर विद डेकोरेशन इन वाइट, रेड स्लिप्ड वेयर विद डेकोरेशन इन ब्लैक, रेड पेंटेड बफ वेयर और क्रीम स्लिप्ड वेयर विद डेकोरेशन इन वाइट। तो आपका इसका आंसर बन जाएगा ब्लैक एंड रेड वेयर विद डेकोरेशन इन वाइट। तो ये जो आपका आहार कल्चर है ये कहाँ पे था, सबसे पहले तो आपको इसको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए ना। तो जैसे आपको राजस्थान का पता है ना, वहाँ पे जब आप साउथ ईस्ट राजस्थान में जाते हैं बिल्कुल कॉर्नर में, एमपी के कॉर्नर में, क्योंकि इसकी कुछ साइट है आहार कल्चर की एमपी में मिलती है, वहाँ पे ये साइट है लोकेटेड है। ठीक है, वहाँ पे एक रिवर है, इसको आहार रिवर या फिर बनास रिवर भी बोलते हैं, आहार रिवर या फिर बनास रिवर। उसके नियर अबाउट ये सारी साइट्स हैं। अब इन साइट्स का जैसे कि आहार कल्चर की जो साइट्स हैं उसके क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे कि वहाँ पे आहारी साइट है एक, तो एक गिलंद के नाम से साइट है, फिर आपकी आपकी बैंकन के नाम से साइट है, एलोड के नाम से साइट है, आपकी पेलोड के नाम से साइट है, एक करके आपका खोर करके साइट है, अमोदा करके साइट है, एक नांगोली करके साइट है,
चंपाखेड़ी करके आपकी साइट है, चंपाखेड़ी, ठीक है। चंपाखेड़ी करके आपकी वहाँ साइट इंक्लूड होती है इसमें। एक फिंडोरा के नाम से है, एक पुरानी मरमी के नाम से है, ठीक है। ये सारी साइट्स हैं जो आप मतलब कि कुछ हैं, मतलब काफ़ी सारी साइट्स हैं इनमें जो जो मेरे को याद थी मैंने आपको बताया। आहार के नाम से, गिलिंद के नाम से, बांके, अलोड़, पलोड़, खोर, अमोदा, नांगोली, चंपाखेड़ी, पिंडोरा और पुरानी मरमी, ये सारी साइट्स आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि साइट दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे ये साइट कौन से कल्चर से बिलोंग करती थी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से थी या फिर आहार कल्चर से थी, सोहान कल्चर से थी। तो ये आपको थोड़ा साइट्स का भी नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो पोट्री थी, उस ये पोट्री के बारे में ही आपका क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो ज़्यादातर खाने पीने के ही बर्तन मिले थे, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया था हार कल्चर। वहाँ पे ब्लैक एंड रेड, मतलब कि आपका जो टॉप होता है ना, मान लो एक मटका है, जो ये अपर पोर्शन होता है ना, ये ब्लैक हो जाता था ऐसे, मतलब अपर पोर्शन जो होता है वो आपका ब्लैक होता था। नीचे जो होता था आपका, ये होता था रेड, जैसे ये नीचे से रेड कलर। इस पर कुछ डिज़ाइन होते थे, वो बने होते थे आपके वाइट वाइट से, ठीक है ना। ये कंप्लीट रेड है, उसके ऊपर वाइट कलर के निशान बने होते थे। इसी चीज़ को ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। इस पर डेकोरेशन किस चीज़ की होती थी, वाइट की होती थी, ठीक है। और ये जो साइट थी, ये फर्स्ट टाइम जो इसका नाम पड़ा था वो RC अग्रवाल जी से, जब ये साइट को डिस्कस कर रहे थे, इनको डिस्कवर करी थी इन्होंने, तो उन्होंने काफ़ी सारे बर्तन जो मिले थे, खाने पीने के बर्तन मिले थे। और ये जो आपका ब्लैक एंड वेयर, इसको वो कल्चर, इसका नाम कल्चर चेंज नहीं करते, इसका कल्चर नाम ये भी बोलते हैं कि इसको ब्लैक एंड वेयर कल्चर बोल देंगे, ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, क्योंकि इसमें इतने सारे बर्तन जो मिले थे वो सारे ब्लैक एंड रेड के ही थे, तो उसका नाम भी कल को ये भी बोलने लग गए, ठीक है। आपका RC अग्रवाल ये इस साइड से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ट्रेडिंग साइट। अब जैसे कि इसमें सारी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं। आपको हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपको अच्छे से करना भी है। तो आपका ये है आपका चाहनुदारो, सुरकोतड़ा, लोथल और कालीबंगन। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल एक ट्रेडिंग साइट होती थी। जो ये लोथल है वो एक आपकी ट्रेड साइट होती थी। तो ये आपके जो नियर अबाउट ये भोगवा रिवर थी, वहाँ के उसके सराउंडिंग्स में है। और ये किसी साइड स्ट्रीम है आपकी साबरमती रिवर की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोथल एक पोर्ट ट्रेडिंग साइट है, पोर्ट या फिर पोर्ट होता था कि ट्रेडिंग साइट भी होती थी। तो ये कई बार पोर्ट के नाम से भी आ जाता है, ट्रेडिंग साइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी में है, ये तो आप गुजरात में, तो ये तो आपको पता होगा। जैसे कालीबंगन है, वो वहाँ पे चूड़ियों के लिए फेमस है। ये सुरकोतड़ा है, वहाँ पे जैसे कि आपका पोर्ट बरियल के एविडेंस मिले हैं। पोर्ट बरियल क्या होते हैं, अब जैसे मान लो कोई किसी बॉडी को बर्न कर दिया है, उसके एशेज हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको पोर्ट्स में रख देते थे ऐसे, मतलब ऐसे 3 पोर्ट्स में रख दिया, सर यहाँ पे रख दिया, रिब्स की केज यहाँ पैरों में इस पोर्ट में रख दिया, वर्टिकल पोर्ट वैसे इसके ऐसे मिल जाते थे, ठीक है ना। पोर्ट बरियल बोलते हैं इसको। जो आपका चानू दारो है, ये आपका पाकिस्तान में चला गया, ये सिंध प्रोविंस में पड़ता है। ये जो आपकी चानू दारो है, ये आपका जुकार फेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, उस साइड से ये पोस्ट अर्बन फेज है, पोस्ट अर्बन फेज ऑफ जुकार, जुकार फेज पोस्ट अर्बन फेज है, पोस्ट अर्बन जुकार फेज, ठीक है, उससे ये बिलोंग करते हैं। आपका ये करंट है, ये पाकिस्तान के पास है। तो ये आपकी चारों साइड्स है। आपको जैसे ये कल्चर होते हैं जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आहार कल्चर, इन सारे कल्चर में एक तो आपको साइट्स का नाम पता होना चाहिए, कम से कम 5-10 साइट का नाम याद रखो, और वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले थे,
किसी चीज़ का कुछ फेमस फेमस से आपको याद करो, ताकि आप उस साइट को आइडेंटिफाई कर सको, अगर उनसे पे क्वेश्चन बने तो आप उसको एलिमिनेट कर सको। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोपर साइट है एक, सतलुज रिवर पे, जहाँ पे एविडेंस मिले हैं आपके डॉग बरियल विद ह्यूमन। ठीक है ना, ये है सतलुज, सतलुज रिवर पे, इस पे किस चीज़ के, डॉग बरियल विद ह्यूमन, कि कुत्ते को उसके साथ में दफनाया गया है, ह्यूमन के साथ में, इसके एविडेंस मिले हैं। जो आपके जो एक साइट है कोट दीजी के नाम से है, ये प्री हड़प्पन साइट है, इस पे यहाँ पे जैसे वो मिलते हैं लार्जेस्ट स्टोन टूल मिल्स, ठीक है, लार्जेस्ट स्टोन टूल मिल्स हैं, इसके एविडेंसेस काफ़ी मिले हैं। और जो आपका ये जैसे एक रंगपुर करके साइट है, साइट का क्या नाम है, रंगपुर, ये भी गुजरात में पड़ती है, मदार रिवर के पास में, गुजरात में। यहाँ पे आपका येलो और ग्रे कलर के पोर्ट मिले थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी येलो एंड ग्रे कलर के पोर्ट मिले थे। तो ये आपको कुछ साइट्स के जैसे कुछ कुछ जो उनके ट्रेडमार्क हैं वो आपको याद करने की, उसमें वहाँ पे मिला गया था। इनकी आपको थोड़ी बहुत, अगर कोई नियर बाई रिवर है उसका नाम, और उसकी कौन से स्टेट में पड़ता है, उसकी लोकेशन क्या है, कि इंडिया में या पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी तो कहाँ पे है, कौन से प्रोविंस पड़ती है, इंडिया में है तो कौन से स्टेट में पड़ती है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। आज के लिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। कल हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 36 से 40 को, 40 को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई रिव्यू आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिए, कल को मैं अगर कुछ उसमें इंसर्ट करना होगा तो मैं आपको उसमें दोबारा से डाल के बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।